हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊं के चंद वंश का इतिहास। तो कुमाऊं के चंद वंश में जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा शुरू हुआ था चंद शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था। चंद शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और आएगी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थी, और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ऐड होंगे जो कि क्वेश्चन छूट गए हैं, वो सारे क्वेश्चन वहां से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपका चंद्रवंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बाद एक वीडियो और आएगी और हमारा कुमाऊं का चंद्रवंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गोरखा शासन शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद शासकों की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे आज हम लोग, और पढ़ेंगे हम लोग टैक्सों के बारे में, जो भी टैक्स यहाँ पर लगे हुए थे उनके बारे में, और साथ ही साथ में भू व्यवस्था के बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चंद शासकों की न्याय व्यवस्था के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायाधीश की, मतलब कुमाऊं में जिस समय चंदों का शासन चल रहा था उस समय सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था। तो राज्य का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होगा वो राजा ही इस समय सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। फिर देखिए, देशद्रोही, राज विरोधी अथवा उपद्रवियों को फांसी की सजा राजा ही देता था। मतलब कि जो देशद्रोही हो, राज विरोधी जो कार्य कर रहा हो, और जो उपद्रवी हो, अगर इसको फांसी की सजा देनी होगी तो यह राजा ही दे सकता था उस टाइम पे। और देखिए, फांसी ऊंचे पहाड़ों पर दी जाती थी जिसके लिए सूली का डाटा शब्द प्रयोग किया जाता था। मतलब कि कोई पहाड़ी होगी जहां पर फांसी, पहाड़ी की चोटी होगी जहां पर फांसी देने का स्थान निश्चित किया होगा, और उस स्थान को सूली का डांडा कहा जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, चंद काल में सूली का डांडा शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फांसी देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। पहाड़ों पर ही या फिर किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर यह कार्य किया जाता था। फिर देखिए, निम्न स्तर पर न्योवली एवं बिस्टाली नामक कचहरियां होती थी। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपको ये बताना है, हालांकि पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है। न्योवली व बिस्टाली नामक जो कचहरियां थी वो किस चंद्र शासक ने बनाई थी, आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, चंदों के समय पंचनवीसी नामक न्यायालय भी होते थे जिन्हें चार थान भी कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा चार थान चंदों के समय में क्या था। बहुत ही मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते हैं। तो सीधे आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, चार थान का संबंध चंद शासन काल में किस चीज से है। तो आपका उधर क्या हो जाएगा, न्यायालय व्यवस्था से है, न्याय व्यवस्था से है। और पंचनवीसी शब्द का, पंचनवीसी जो व्यवस्था है उसका संबंध किससे है, न्याय व्यवस्था से है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये छोड़ने नहीं है। तो चंदों के समय पंचनवीसी नामक न्यायालय भी होते थे जिन्हें चार थान भी कहा जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, दंड देने वाले अधिकारी को डडे कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है एग्जाम में कि चंदों के समय में दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डडे। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा, चंद शासन काल में डडे किसे कहा जाता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दंड देने वाले अधिकारियों को ही डडे कहा जाता था। फिर देखिए, चंदों के समय में सीराकोट कुख्यात कारागार था। मतलब कि अगर हम लोग बात करें चंद शासन काल की, उस समय जो सर्वाधिक जो कुख्यात कारागार रहेगा वो रहेगा सीराकोट का कारागार। बहुत ही कुख्यात कारागार उस समय था, और इसी कारागार में दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों को भी कैद करके रखा गया था। तो सीराकोट यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंदों के समय में सबसे कुख्यात कारागार कौन सा था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सीराकोट ही उस समय कुख्यात कारागार था। और देखिए, चंदों के समय परिव्राजक गुप्तचर का कार्य किया करते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि परिव्राजक का संबंध किससे है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्तचरी से। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चंदों के समय परिव्राजक का कार्य क्या हुआ करता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्तचरी करने का ही इनका कार्य हुआ करता था। फिर देखिए, राजवैद, वैश्याएं, फीक वालों, उसमें फीक वालों जैसे वर्तमान में भिकमंगी होते हैं ना, उनको उस समय में फीक वाले कहा जाता होगा। तो राजवैद, वैश्याएं, फीक वालों द्वारा भी गुप्तचरी की जाती थी। जो वहां पर मतलब ऐसे जैसे कोई दास होते थे उनके द्वारा भी गुप्तचरी कराई जाती थी। मतलब जो भी मतलब कार्य उसमें, मतलब गुप्तचरी का कार्य उस टाइम बहुत हुआ करता था। तो राजवैद हो, फेक वाले हो, वैश्याएं हो, इनके द्वारा गुप्तचरी का कार्य किया जाता था। और साथ साथ में परिव्राजक नामक एक गुप्तचर हुआ करता था जिसका काम क्या था, गुप्तचरी का कार्य करना हुआ करता था। चलिए ठीक है।
फिर देखिए हम लोग बात करते हैं चंदों की कर नीति यानी कि टैक्सों के बारे में। ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है टैक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है चंदों के टैक्स से संबंधित यानी कि चंदों की करों से संबंधित। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसको अच्छे से समझना है। देखिए चंद काल में उपज का छठा भाग कर के रूप में किसानों से लिया जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, चंद काल में कृषि का कितना भाग कर के रूप में किसानों से लिया जाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1/6 भाग यानी कि उपज का छठा भाग किसानों से कर के रूप में लिया जाता था। आपको याद कर लेना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए चंद राजाओं के समय 36 किस्म के कर थे जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंदों के समय में कितने प्रकार के कर थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 36 किस्म के इस समय कर हुआ करते थे जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। यह क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा चंदों के समय में छत्तीसी का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा छत्तीसी का संबंध करों से ही है। फिर देखिए उपज का छठा भाग जो कर के रूप में लिया जाता था उसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। यह अनाज व नगद दोनों रूप में लिया जाता था। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि चंद शासन काल में उपज का छठा भाग जो कर के रूप में लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो आपका उत्तर आ जाएगा गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। यह अनाज व नगद दोनों रूप में ही लिया जाता था। भूमि की माप नाली, जूला, विसा, अधाली, पालो, मसा से होती थी। मतलब ये भूमि माप की इकाइयाँ होंगी, इनके द्वारा ही भूमि माप उस समय की जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जूला का संबंध किससे है, विसा का संबंध किससे है, अधाली का संबंध किससे है, पालो और मसा का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इन सबका संबंध भूमि माप से ही है। फिर देखिए कुछ हम लोग यहाँ से एक दो चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। 20 नाली जमीन, जैसे हम 1 एकड़ वर्तमान की 1 एकड़ जमीन और उस समय की 20 नाली जमीन को हम लोग मान सकते हैं। एक जूला में 10 कुंटल हुआ करते थे और एक अधाली में 15 किलो हुआ करता था। तो ये उस समय की कुछ मापें थी। ऐसे क्वेश्चन आते बहुत कम ही है, लेकिन एक प्रकार से आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैंने ये सब लिख दिया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब देखिए जो चंदों के समय में जो कर हुआ करते थे मुख्यतः, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, एक नए क्वेश्चन दोस्तों यहां से एग्जाम में बन ही रहा है। चंदों के जो कर थे, जो कर लगाए गए थे राज्य में, तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में बन ही रहा है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जूलिया कर। अब यह जूलिया कर क्या था, यह नदी के पुलों पर लगता था और इसे सांगा भी कहते थे। देखिए सांगा नाम से भी आ सकता है, वो सांगा और जूलिया दोनों याद रखने का क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद काल में जूलिया या सांगा कर क्या था, या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि चंद काल में सांगा कर क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यह नदी के पुलों पर लगता था। या फिर क्वेश्चन बनेगा चंद काल में जूलिया कर क्या था, तो यह नदी के पुलों पर लगता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है सिरती कर। सिरती कर क्या था, यह नगद कर था तथा माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से यह वसूला जाता था। इसी से सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब सिरतान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सिरती कर से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिरतान अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सिरती कर कैसा कर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यह एक नगद कर था। छोटे छोटे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सिरती कर एक नगद कर था तथा माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से यह वसूला जाता था। मतलब कि देखिए माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से यह कर वसूला जा रहा है। फिर देखिए बैकर आता है। बैकर क्या था, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों चंद काल में अनाज के रूप में लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बैकर। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है राखिया कर। सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला यह कर था। इसे रछिया भी कहा जाता था। तो आपके सामने एग्जाम में रछिया नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर राखिया कर के नाम से भी यह पूछा जा सकता है। और यह कर कब लिया जाता था, सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय यह राखिया कर लिया जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है कूद कर। कूद कर क्या था, नगद के बदले लिया जाने वाला यह एक नगद के बदले लिया गया यह अनाज था। मतलब कि कूद कर में क्या था, नगद के बदले जो लिया गया अनाज था उसे ही कूद कर कहा गया था। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों चंदों के समय में नगद के बदले लिए गए अनाज को क्या कहा जाता था, या फिर किस रूप में लिया जाएगा, या फिर किस कर के रूप में लिया जाएगा, तो कूद कर के रूप में यह लिया जाता था। अच्छा भेंट क्या थी, भेंट तो वैसे आसान है, हर कोई अगर हम लोग थोड़ा सही पढ़ लें ये सब चीज़ें याद रहती हैं दोस्तों लंबे समय के लिए। भेंट क्या थी, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट ही उसमें भेंट कहलाती थी। मतलब कि राजा व राजकुमारों को जो भी उसमें उपहार दिए जाएंगे उनको भेंट ही कहा जाता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अन्य करों के बारे में।
फिर देखिए अगला आता है हमारा मांगा कर। मांगा कर के बारे में हम लोग जानते हैं, युद्धों के समय लिया जाने वाला यह कर था। क्वेश्चन बनेगा चंद काल में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो आपका उधर क्या हो जाएगा, मांगा कर। चलिए ठीक है। फिर देखिए साहू या साहुली कर, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कर आ गया है, साहुली कर। देखिए यह कर था लेखक को दिए कर, मतलब जो चंद शासन काल में जो लेखक हुआ करते थे उन लेखकों को दिया जाने वाला यह कर था। साहू या साहुली एक ही नाम है, तो क्वेश्चन साहू से आए साहुली से आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो साहुली कर लेखक को दिया जाने वाला यह एक कर था। उसके बाद देखिए रंगतली कर आता है, यह कर भी लेखक को ही दिया जाता था। इस कर का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। तो आपको यहाँ से साहुली कर और रंगतली कर याद कर लेने, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साहुली कर और रंगतली कर चंद काल में किसके लिए लिए जाते थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लेखकों के लिए ही यह कर लिया जाता था, मतलब कि लेखकों को यह देय कर था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साहुली और रंगतली कर आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगले आते हैं खैनी कपिलिनी कर। खैनी कपिलिनी कर क्या था, कुली बेगार के रूप में यह कर लिया जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा चंद काल में कुली बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, खैनी कपिलिनी कर। चलिए ठीक है। कटक, कटक कर क्या था, सेना के लिए लिया जाने वाला कर। वैसे सेना का पर्यायवाची भी कटक होता है, यहाँ से तो आपको आसान हो जाएगा, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती। थोड़ी थोड़ी देखिए दोस्तों, हर शब्द कहीं ना कहीं से संबंधित जरूर ही होता है, तो ऐसे ही करके आप हर शब्द को कहीं ना कहीं से संबंध करके पढ़ेंगे, आपको और आसानी से ये चीज़ याद हो जाती है। तो कटक कर सेना के लिए लिया जाने वाला यह कर था। क्वेश्चन बनेगा चंद काल में सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था, आपका उधर क्या हो जाएगा, कटक कर। फिर देखिए अगला आता है सीयुग कर। राज्य सेवकों से लिया जाने वाला यह कर था। देखिए राज्य सेवकों से लिया जा रहा है, उनके लिए लिया नहीं जा रहा है, राज्य सेवकों से लिया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं क्या होता है, देखिए रंगतली कर जब हमने पढ़ा, लेखकों को दिया जाने वाला कर था। लेखकों को मतलब किन्हीं व्यक्ति पर यह कर लगाया जाएगा और किन्हीं व्यक्ति को यह कर दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको कहीं से बन सकता है आपको एग्जाम में घुमाने के लिए। तो देखिए सीयुग कर क्या है, राज्य सेवकों से लिया जाने वाला यह एक कर था। चलिए ठीक है। फिर अगला आता है कमीनचारी सयानचारी कर। कमीनचारी सयानचारी कर क्या था, किसानों से लगान वसूल करने वालों व सयानों को देर कर, मतलब जो किसानों से लगान वसूल करेंगे ना, और सयान मतलब वह सयानों को, जो किसानों से लगान वसूल करेंगे और साथ साथ में जो सयाणे, जो कि पढ़ा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में सयानों के बारे में, ग्रामों का जो प्रशासन संभालते थे, सयानों के बारे में पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वह सयानों और जो किसानों से लगान वसूल करेंगे उनको दिया जाने वाला कर था कमीनचारी और सयानचारी कर। चलिए ठीक है। फिर अगला आता है सीकदार नेगी कर। देखिए परगना अधिकारी को देकर, मतलब जो मैं आपको परगना अधिकारी पिछली वीडियो पढ़ा चुका हूँ, परगनों के बारे में पिछली वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी में दे चुका हूँ। तो परगने का अधिकारी जैसे उसमें नेगी हुआ करता था, तो इसी नेगी को दिया जाने वाला जो कर था वो सीकदार नेगी कर कहलाता था, और यह कर पूरे गांव से उसमें वसूला जाता था। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है हमारा गरखा नेगी कर। ये गरखा नेगी क्या हुआ करते थे, ये भी मैं आपको पिछली वाली वीडियो पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब देखिए दोस्तों, एक बार जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे, आपको वहाँ से परगनों के बारे में, गरखों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए गरखा नेगी कर क्या था, गरखा अधिकारी को देकर, मतलब जो गरखा में जो अधिकारी होंगे उनके लिए यह कर लिया जाता था। फिर देखिए अगला आता है कनक कर। कनक कर क्या था, देखिए कनक का मतलब क्या होता है, सोना। देखिए अगर हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं सोने के, तो हमें कनक मिलता है वहां पर। तो देखिए सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला यह एक कर था। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा चंद काल में कनक कर क्या था, कनक कर या फिर किस रूप में लिया जाता था, तो आपका उत्तर क्या होगा, स्वर्ण धूल के रूप में। देखिए स्वर्ण धूल आपको याद रखनी, हो सकता है आपसे एग्जाम ऐसे पूछ ले, स्वर्ण ईंट के रूप में, स्वर्ण आभूषण के रूप में, स्वर्ण मतलब स्वर्ण पत्थर के रूप में, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कनक कर जो लिया जाएगा वो सौका व्यापारियों से लिया जाएगा और स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाएगा, अन्य रूप में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण धूल के रूप में यह लिया जाता था। ये महत्वपूर्ण, सौका व्यापारियों से यह कर लिया जाता था, यह ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए अगला आएगा हिलियानी अधूलकर। हिलियानी अधूलकर क्या था, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए यह लिया जाने वाला कर था। मतलब बरसात में जब सड़कें खराब हो जाती थी उस टाइम पे, तो उन सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था हिलियानी अधल कर। चलिए ठीक है।
अगला आएगा डाला कर। डाला कर का मतलब क्या हो जाएगा, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूरी डाला कर कहलाता था। छोटे छोटे दोस्तों फैक्ट हैं, एग्जाम में दोस्तों ये आते हैं तो आपको याद रखने हैं। इतना इनका कठिन नहीं है इनको याद रखना, आप 2-4 बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए अगला आता है मिझारी कर। मिझारी कर क्या था, कामगारों से लिया गया कर ही मिझारी कर कहलाता था। देखिए ये कर गोरखों ने भी लगाया था, ध्यान रखेंगे। मिझारी कर चंद शासन काल में भी चलेगा और ये कर गोरखों ने भी लगाया था। तो मिझारी कर कामगारों से लिया गया कर मिझारी कर ही कहलाता था। फिर देखिए तान या टांड कर। तान या टांड कर क्या था, सूती व ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया गया कर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो बुनकर थे उन्हीं बुनकरों पर यह तान या टांड कर लगाया गया था। जो सूती व ऊनी वस्त्रों को बुनते थे उस पर यह तान व टांड कर लगाया गया था। फिर देखिए अगला आता है घी कर। ये तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको, घी कर यानी कि घी बेचने वालों से लिया गया कर था। फिर देखिए आता है मौकर। मौकर क्या था, वैसे मौ का मतलब अगर हम लोग पहाड़ी भाषा में हम लोग बात करते हैं, मौ शहद को भी कहा जाता है और मौ परिवार को भी कहा जाता है। अगर हम लोग आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों से हैं आप जानते होंगे मौ किसे कहते हैं। मौ शहद को भी कहा जाता है और मौ परिवार को भी कहा जाता है। तो मौकर यानी कि हर परिवार पर लगने वाला यह कर था। मतलब कि चंद शासन काल में जितने ही परिवार रहेंगे कुमाऊं वाले क्षेत्रों पर हर परिवार पर यह कर लगा हुआ था, मौकर। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंद शासन काल में मौकर क्या था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हर परिवार पर लगने वाला यह एक कर था। अगला आता है भात कर। बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगा यह कर था। मतलब जो बड़े बड़े उत्सव होते थे वहां पर जो भात की दावत चलती थी उसी दावत पर यह लगा हुआ कर था, भात कर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है गाय चराई कर। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा गाय चराई कर, लेकिन यहाँ से आपको याद क्या रखना है, यह तराई भाबर में लगाया गया था। देखिए ये तराई भाबर में लगाया गया था। गाय चराने वालों से तराई भाबर में लिया जाने वाला यह कर था, गाय चराई कर। अगला आता है भैंस कर। भैंस कर यानी कि ट्रेल के अनुसार यह प्रत्येक भैंस पर 4 आना सालाना की दर से लिया जाता था। मतलब जिनके पास भैंस रहेगी 4 आना सालाना की दर से लिया जाने वाला यह कर था, भैंस कर। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आते हैं व्यापार कर। यह बुनकरों से लिया जाता था तथा नमक व कस्तूरी पर भी यह कर लगता था। तो देखते यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये बनेगा, चंदों के समय में व्यापार कर किनसे लिया जाता था, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, बुनकरों से लिया जाता था और साथ ही साथ में नमक व कस्तूरी पर भी यह कर लगता था। अगला आता है न्यौवाली कर। न्यौवाली बिस्टाली वैसे कि अभी पढ़ा ही चुका हूँ मैं आपको। तो न्यौवाली मतलब कि न्याय से संबंधित होगा, ये आपको याद रखना है। न्यौवाली मतलब न्याय, तो न्याय पाने वालों से लिया जाने वाला यह एक कर था। चलिए ठीक है, अगला आता है जगरिया कर। जगरिया, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से हैं आपको ये शब्द मालूम होगा, जागर लगती है यानी कि पूजा पाठ से संबंधित यह शब्द है जगरिया। तो जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। मतलब देखिए चंद काल में हर एक चीज में कर लगाया गया था। हम लोग कह सकते हैं जनता पर वहां पर अत्यधिक करों का भार था। इस समय देखिए हर एक चीज पर कर लगा है, गाय चराई कर, भैंस चराई कर, व्यापार कर, पूजा हो रही है तो उस पर कर, पुजारियों पर कर, हर चीज पर यहाँ पर कर लगाया गया था। अगला आता है रोल्या देवल्या कर। राज परिवारों के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया गया कर। मतलब जो राज परिवार के जो लोग होंगे अगर वो देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उन पूजा करने के लिए भी प्रजा पर कर लगाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, रोल्या देवल्या कर का संबंध किससे है, राज परिवारों के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया गया कर। देखिए यहाँ पर देव आ रहा है ना, इसी से आप यहाँ पर से इसको पकड़ सकते हैं, देव आ रहा है तो राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया गया कर। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये चीजें मतलब हर शब्द से इन चीजों को बनाना पड़ता है। अगर आपको रटना नहीं है, देखिए याद करने के 2 तरीके होते हैं। पहला मतलब किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को उस आंसर से कनेक्ट करना, और एक होता रटना। लेकिन देखिए यहाँ पर देव आ गया ऐसे करके, जगरिया आ गया मतलब पूजा से संबंधित हो गया, न्यौवाली आ गया न्याय से संबंधित होगा। ऐसे आप इन चीजों को अगर एक चीज से जोड़ेंगे ना तो आप इन चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे। फिर देखिए भाग कर। भाग कर क्या था, यह कर घराटों पर लगता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद काल में घराटों पर लगने वाला कर क्या था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भाग। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है पहरी या पौरी कर। पहरी का मतलब आप आसानी से समझ जाएंगे, पहरी क्या होता है, जो रात को चौकीदारी का काम करता है। तो देखिए राजधानी व प्रमुख गांव की रखवाली करने वाले को देकर, मतलब जो राजधानी और गांव की जो प्रमुख गांव हुआ करते थे उनकी जो रखवाली करेगा, यानी कि जो पहरी या पौरी, पहरी होगा, जो पहरी होगा उसके लिए पहरी या पौरी कर रखा गया था। ये देखिए यहाँ से तो आप वैसे ही इसको अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आता देखिए बखरिया कर। राजा के सईस को देय कर था। बखरिया कर महत्वपूर्ण है। चंद काल में राजा के सईस को देय कर क्या था, तो आपको तरीका हो जाएगा बखरिया कर।
अगला आता है घोड़ियालो कर। घोड़ियालो मतलब घोड़ा हो गया, तो राजा के घोड़ों के लिए यह देय कर था। अगला आता है कुकरियालो कर। कुकर का मतलब क्या होता है? कुकर का मतलब कुत्ता ही होता है, तो कुकरियालो कर किसके लिए हो जाएगा? राजा के कुत्तों के लिए देय कर था। अगला आता है बाजदार कर। बाजदार कर क्या हो जाएगा? महाजनों को देय कर। तो महाजनों ये महत्वपूर्ण दोस्तों, बाजदार कर। देखिए एग्जाम में घोड़ियालो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि घोड़ियालो हर कोई बता देगा, कुकरियालो हर कोई बता देगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बाजदार कर बन जाएगा आपके लिए, बजनिया कर बन जाएगा आपके लिए, तो ये चौबदार बन जाएगा आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। देखिए बाजदार के क्या रहेगा? महाजनों को देय कर, ठीक है। अगला कर आता है आपका बजनिया कर। बजनिया कर क्या रहेगा? राजा के नर्तक व नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बजनिया कर राजा के नर्तक व नर्तकियों के लिए लिया गया यह कर था। और यही कर नगाड़े व दुधुंदी, मतलब कोई वाद्य यंत्र होंगे, ये नगाड़े तो वाद्य यंत्र आप जानती हैं, दुधुंबी कोई वाद्य यंत्र होगा, तो यह कर नगाड़े व दुधुम्बी बजाने वालों के लिए भी होता था। चलिए ठीक है। फिर अगला आता है चोपदार कर। यह राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं, तलवार, ढाल आदि को ढोने वालों के लिए यह कर लिया कर जाता था। मतलब कि जो राजा की जो निजी वस्तुएं होंगी, कोई भी चीज़ों, मान लिया कोई भी चीज़ अगर राजा की कोई भी निजी वस्तु उठा रहा है तो उसको चोपदार कर उसके लिए लिया जाता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है हमारे पास जंगलात कर। जंगलात कर को हम लोग समझते हैं, देखिए खनन करने वाले, मतलब जो खनन का कार्य करेंगे ना, उन पर जंगलात कर लगता था। साथ ही साथ में जंगल का उपयोग करने वालों पर भी जंगलात कर उस समय लगता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इनके अतिरिक्त मेहर, ओड़, नेलिया, तपनिया नामक कर भी लिए जाते थे। तो दोस्तों ये तो थे चंदों के काल में जो कर लगाए गए थे उनके बारे में जानकारी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं चंदों की भू व्यवस्था के बारे में। जो चंद शासन काल में जो भूमि की व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो भी मैंने दोस्तों आपको कर बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है। चंद काल में भूमि का स्वामित्व राजा में ही निहित था। क्वेश्चन अगर ऐसा बने चंद काल में संपूर्ण राज्य की भूमि का स्वामित्व किस में निहित था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा में। चलिए ठीक है। फिर देखिए राजा रौत गूंठ विष्णु प्रति में जिसे जमीन देता था वह थातवान कहलाता था। थात का तात्पर्य जमीन से था। क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों ऐसा बनेगा कि राजा चंद काल में राजा रौत गूंठ या विष्णु प्रति में जिसे जमीन देता था वह क्या कहलाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वह थातवान कहलाता था। अभी हम लोग पढ़ेंगे थातवान के बारे में भी। चलिए ठीक है। फिर देखिए थात का तात्पर्य जमीन से था। क्वेश्चन बन सकता दोस्तों डायरेक्ट, चंद काल में थात का संबंध किससे है या फिर थात का तात्पर्य किससे था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जमीन से। इस समय दो प्रकार के कृषक होने का हमको पता चलता है, एक है खायकर और एक है सिरतान। इन खायकर और सिरतान के बारे में चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिर इनका करते हैं अध्ययन। देखिए सिरतान व खायकर, देखिए ये दोनों शब्द चंदों के समय के हैं। मतलब जब चंदों के समय अगर हम बात करते हैं, ये शब्द चंदों के समय पर ही बने हुए हैं, सिरतान व खायकर। दोस्तों ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सिरतान व खायकर शब्द, या फिर कह सकते हैं सिरतान व खायकर शब्द किस वंश से संबंधित हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों शब्द चंदों के वंश से ही संबंधित हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग जानते हैं खायकर और सिरतान से संबंधित। चलिए क्या है ये सिरतान और खायकर? देखिए खायकर यानी कि खाई हुई जमीन पर कर देने वाला, मतलब कि जो खाई हुई जमीन, जो उस भूमि पर कार्य कर रहा हो, उसका उपभोग कर रहा हो, तो खाई हुई जमीन पर कर देने वाला खायकर कहलाएगा। खायकर अनाज व नकद दोनों रूप में कर देता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो खायकर रहेगा, ये शब्द देखिए पहली बात तो आपको बताऊं, सिरतान में जो खायकर शब्द हैं ये भूमि से ही संबंधित रहेंगे, भू व्यवस्था से संबंधित यह क्वेश्चन रहेंगे। अब जो खायकर रहेगा वह जो टैक्स देगा ना, वह अनाज व नगद रूप दोनों में देगा। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि खायकर जो टैक्स देता था वो किस रूप में देता था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? अनाज व नगद दोनों ही रूप में खायकर टैक्स देता था। चलिए ठीक है। फिर आता है सिरतान शब्द। सिरतान शब्द क्या रहेगा? सिरतान उस आसामी का नाम था जो नगद टैक्स या कर देता था। मतलब जो नगद के रूप में टैक्स या कर देगा वो ही सिरतान कहलाएगा। थातवान इसे जब चाहे हटा सकता था। मतलब थातवान के ऊपर पावर थी, वह सिरतान को कभी भी हटा सकता था। तो पहली बात तो आपको ये समझना है, खायकर जो टैक्स दे रहा है, देखिए खायकर जो टैक्स दे रहा है वो अनाज व नकद दोनों रूप में दे रहा है, लेकिन जो सिरतान जो टैक्स दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में दे रहा है। यहाँ पर अंतर इतना सा है। और लेकिन देखिए तो थातवान के पास जो पावर है वो सिरतान को हटाने की भी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है। फिर देखिए कैनी क्या थे। हालांकि कैनी शब्द की मैं कैनी शब्द पर चर्चा पिछली वाली वीडियो में भी आपके सामने कर चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। कैनी क्या होंगे?
पहाड़ी क्षेत्रों पर एक तरह के भूदास मतलब भूमि मतलब कि खेतों पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते थे उस समय पे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो दास हुआ करते थे, उनको कैनी कहा जाता था। पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था ना, जो कैनी हुआ करते थे, जो राज दरबारों में मतलब जो भंडार हुआ करते थे जहाँ से राजस्व इकट्ठा होता था, उस राजस्व को राज दरबार में जो पहुंचाने का कार्य भी यही कैनी लोग किया करते थे। पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर एक तरह के भूमिदास थे, मतलब इनका कार्य भूमि पर कार्य करना भी था। राज दरबार में वो जो भू राजस्व होगा उसको भी पहुंचाना रहेगा, तो इनके ये कार्य हुआ करते थे। कैनी ही राजाओं की पालकी ढोने का कार्य भी करते थे। जो राजाओं की पालकी होगी उसको कौन ढोएगा, वो भी कैनी ही ढोएगा। और कैनी खेतों में कार्य करने वाले दास, मतलब कैनी खेतों में कार्य करने वाला दास था। तो कार्य करने वाले भी ये दास थे। तो ये दोस्तों यहाँ से फैक्ट बनते हैं कि कैनी का मतलब चंद काल में कैनी मतलब क्या थे। आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, चंद काल में कैनी क्या थे, या फिर आपके सामने ऑप्शन ऐसा आएगा भूदास थे, या फिर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भू राजस्व को एकत्र जहाँ जहाँ भू राजस्व इकट्ठा होता था उसको राज दरबार में पहुंचाने का इनका कार्य होता था, या राजाओं की पालकी ढोने का इनका कार्य होता था, खेतों पर कार्य करने का इनका कार्य होता था। तो काफी सारे इनके कार्य थे, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर देखिए छोड़ा या छोड़ी क्या थे। ये छोड़ा या छोड़ी घरेलू नौकर उस समय हुआ करते थे। मतलब जो दरबार होगा उसमें जो घरेलू कार्य करेंगे उनके लिए ही छोड़ा व छोड़ी रखे जाएंगे। छोड़ी यानी कि लड़की और छोड़ा यानी कि लड़का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रौत भूमि क्या थी। रौत भूमि की तो चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूँ, बहुत ही बार कर चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं अभी तक तो आपको ये शब्द याद हो गया होगा। रौत भूमि क्या थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए राजा द्वारा बहादुरी प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में दी जाने वाली यह भूमि थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहादुरी प्रदर्शित करता है तो उसको उस व्यक्ति को इनाम के रूप में यह भूमि दी जाती थी। पिछली मतलब कई सारी वीडियो में ये बातें आपको बता चुका हूँ रौत भूमि के बारे में। तो बहादुरी प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। मतलब अगर जैसे कोई सैनिक हो, अगर वह युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करता है तो उसको भी भूमि रौत भूमि दी जाएगी। मतलब वीरता के रूप में वो भूमि दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति राज्य में ही अच्छा काम कर रहा हो, कोई उत्कृष्ट काम कर रहा हो, तो उसको भी यह रौत भूमि दी जाती थी। तो इस प्रकार से रौत भूमि कई रूप में उसमें दी जाती थी। मतलब अच्छे कार्य के लिए, जो बहादुरी वाला कार्य करे, अच्छे कार्य करे, उसको ही यह भूमि प्रदान की जाती थी। रौत में प्राप्त जमीन पर, मतलब रौत में प्राप्त जमीन पर पहले से रह रहे किसानों को निकाला नहीं जाता था। मतलब कि जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को कोई भूमि रौत में दी जा रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि उस व्यक्ति पर उस जमीन पर कोई भी व्यक्ति ना रह रहा हो। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई जमीन दी जा रही है रौत में, अगर वहां पर कोई कृषक कार्य कर रहा हो, खेती कर रहा हो, तो वहां पर उन कृषकों को निकाला नहीं जाएगा। मतलब उन्हें नए थातवान के अधीन कैनी बनना पड़ता था। मतलब जिसको वो जमीन दी जाएगी ना रौत में, अभी मैं आपको बता चुका हूँ ना, रौत में, गूठ में, विष्णुप्रति में जिस भी व्यक्ति को जमीन दी जाएगी उसको थातवान कहा जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को रौत में जमीन दे दी गई है तो वह उस जमीन का थातवान हो गया है। अब जो भी व्यक्ति वहां कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे व्यक्ति उस थातवान के कैनी हो जाएंगे, यानी कि उस थातवान के दास हो जाएंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए भंडारों में जमा राजकर, जो कि अनाज का छठा भाग है। गल्ला छाड़ा पढ़ा चुका हूँ। गल्ला छाड़ा क्या था, जो कि छठे भाग के रूप में लिया जाएगा, उसे गल्ला छाड़ा कहा जाता था। तो भंडारों में जमा राजकर कैनी खसों के द्वारा ही राजधानी में पहुंचाया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ। फिर देखिए चंदों के समय नाट नठाली की जमीन प्रायः राजा की होती थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि चंदों के समय नाट नटाली का संबंध किससे है। नाट नटाली का संबंध वह जमीन जो राजा की होती थी उसे ही नाट नटाली कहा जाता था, और इसे औताली भी कहा जाता था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंदों के समय में औताली भूमि क्या थी। वह भूमि जो राजा की होती थी उसे क्या कहा जाएगा, रौताली। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि चंदों के समय में जो जमीन राजा की होती थी उसे क्या कहा जाता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, औताली। और दूसरा नाम क्या है, नाट नटाली। तो दोनों आपको याद रखना है, नाट नठाली और औताली, ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, राजा की जमीन के लिए दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं। फिर देखिए चंद राज्य की आय का मुख्य स्रोत है भू राजस्व। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं चंदों के समय में भू राजस्व, जो चंदों के समय में आय का जो मुख्य स्रोत रहेगा वो भू राजस्व ही रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए
चंद शासकों ने भूमि को अनेक थातों में बांटा था और ये थात थातवानों के अंतर्गत थे। मतलब कि अनेक भागों में बांट दिया, हम लोग कह सकते हैं अनेक थातों में बांट दिया। और ये थात किसके अंतर्गत आएंगे? थातवान के अंतर्गत आएंगे। फिर देखिए खाईकर व सिरतान किसे कर देते थे? मतलब कि जो खाईकर और जो सिरतान रहेगा, जैसे कि अभी आपको बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो, मतलब थोड़ी अभी इस पिछले पेज में, तो खाईकर व सिरतान किसे कर देंगे? ये देंगे थातवान को कर देंगे। थातवान कौन रहेगा? थातवान जिसको जमीन विष्णु प्रति गूंठ या रौत के रूप में दी जाए वो थातवान कहलाएगा। और थातवान के अंतर्गत ही कौन काम करेंगे? खाईकर और सिरतान। और एक खाईकर और सिरतान रहेंगे, ये किसे कर देंगे? ये देंगे थातवान को कर देंगे। और थातवान इस कर को कहाँ पहुंचाएगा? राजकोष में पहुंचाएगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए खाईकर व सिरतान किसी भी जाति का हो सकता था सिवाय ब्राह्मण के। मतलब जो ब्राह्मण रहेगा वो खाईकर व सिरतान नहीं हो सकता था, और अन्य कोई भी जाति हो वो खाईकर व सिरतान हो सकती थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चंदों के समय में खाईकर व सिरतान इनमें से किस जाति के लोग नहीं हो सकते थे? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ब्राह्मण जाति के लोग जो रहेंगे वो खाईकर व सिरतान नहीं हो सकते थे। फिर देखिए थातवान का कार्य क्या रहेगा? भू राजस्व एकत्रित कर राजकोष में जमा करना। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो थातवान रहेगा वो खाईकर व सिरतान से कर वसूलेगा और इस कर को कहाँ पहुंचाएगा? इस कर को राजकोष में पहुंचाएगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए चंदों के समय तराई भाबर वाले क्षेत्र को माल कहा जाता था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस शब्द माल शब्द का जो मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ इस शब्द में, तो आपको याद हो ही गया हुआ। तो माल शब्द, चंदों के समय में माल शब्द का प्रयोग किसके लिए, मतलब जो माल शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? तराई भाबर वाले क्षेत्र के लिए माल शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये, जो आपको याद रखना है। फिर देखिए माल यानी कि तराई भाबर क्षेत्र के अंतर्गत नैनीताल का मैदानी भाग और उधम सिंह नगर के क्षेत्र सम्मिलित थे। अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान नैनीताल की, अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान उधम सिंह नगर की, जो नैनीताल का जो मैदानी क्षेत्र रहेगा, अगर हम लोग बात करते हैं हल्द्वानी वाले एरिया की, अगर हम लोग बात करें चोरगलिया वाले एरिया की, तो हल्द्वानी का एरिया, चोरगलिया का एरिया, हम लोग बात, ये सब कहाँ आते हैं? ये सब आते हैं नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में। नंदौर वाला क्षेत्र हो गया, नंदौर का कुछ क्षेत्र पहाड़ी में आता है। जो चोरगलिया वाले क्षेत्र में नंदौर आएगा वो मैदानी भाग में आएगा। तो नंदौर का क्षेत्र हो, हल्द्वानी का जो गौला वाला क्षेत्र आएगा वो भी मैदानी क्षेत्र में आता है। तो वो मैदानी वाले जो क्षेत्र रहेंगे, और अगर हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं, उधम सिंह नगर हम लोग लेते हैं खटीमा से लेकर बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता, ये सारे का सारे उधम सिंह नगर में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा भाग मैदानी है। तो माल यानी कि जो तराई वाला क्षेत्र रहेगा इसके अंतर्गत नैनीताल का मैदानी भाग और उधम सिंह नगर के क्षेत्र सम्मिलित थे। जो भी कि आपको बता चुका हूँ, नैनीताल में हल्द्वानी रहेगा, चोरगलिया रहेगा, और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो यहाँ से खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, तो ये जो किच्छा वाले क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों पर ही उस समय आया करते थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए तराई में काशीपुर क्षेत्र में कर एकत्रित करने का कार्य साहूकार का था तथा रुद्रपुर क्षेत्र में लखपत गुसाइयों द्वारा कर एकत्र किया जाता था। देखिए रुद्रपुर क्षेत्र में जो कर वसूल करेगा, ये देखिए हम लोग बात करें तराई वाले क्षेत्र की, तराई वाले क्षेत्र में जो काशीपुर वाले क्षेत्र से जो कर एकत्र करता था वो था साहूकार, और रुद्रपुर वाले क्षेत्र से जो कर वसूलेगा वो कौन हो जाएगा? लखपत गुसाइयों के द्वारा कर वसूला जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए इतिहासकार बी.डी. पांडे ने चंद शासन व्यवस्था को पंचायती राज के समान माना है। पंचायती राज व्यवस्था के समान माना है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर से चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए इतिहासकार बी.डी. पांडे का यहाँ पर नाम आ रहा है, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बद्री दत्त पांडे ये बात कहते हैं कि चंद शासन व्यवस्था को उन्होंने पंचायती राज के समान माना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट बन सकता है कि चंद शासन व्यवस्था को पंचायती राज के समान किस इतिहासकार ने माना है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये माना है बी.डी. पांडे ने, यानी कि बद्री दत्त पांडे ने। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। एक पार्ट इसका और आएगा, इसके बाद आपका चंद वंश कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए। आपको इसके ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे पेज से ऐड हो जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल में उत्तराखंड का काफ़ी कोर्स कवर कराया जा चुका है। उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड जो प्राचीन राज्यों से साबित हुए थे, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका चंद्रवंश भी कंप्लीट हो गया है। परमार वंश तो हमने कंप्लीट कर ही दिया है पहले ही। तो इसके बाद हम लोग गोरखा शुरू करेंगे। गोरखा भी ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं, 5-6 वीडियो में आपको गोरखा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।